हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 19 अक्टूबर 2023 का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024, अपकमिंग स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशंस और बाकी दूसरे एग्जामिनेशंस जिसमें करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडीज पूछी जाती है। एसएससी के पेपर्स हो गए, रेलवे के एग्जामिनेशन हो गए, बैंकिंग वगैरह के पेपर हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ना सिर्फ अपन लोग ये देखेंगे कि 19 अक्टूबर 2023 का जो न्यूज़पेपर है द हिंदू, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आए हैं एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट या कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है। साथ ही साथ अपन ये भी देखेंगे कि इसमें से क्वेश्चंस किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, एमसीक्यूज किस तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं, किस किस तरीके के सवाल आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस मेंस आंसर राइटिंग की जब बात आती है तो इसमें से जो डाटा है उसका इस्तेमाल आप आंसर राइटिंग में कैसे कर सकते हैं एंड स्पेसिफिकली किस पेपर में जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 किस पर्टिकुलर पेपर में में आने वाले क्वेश्चंस में इस डाटा का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सो काफी कुछ है जानने के लिए, काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू ये वी बिगिन। शुरू करते हैं 19 अक्टूबर 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और पहली न्यूज, पहली खबर ये रही। तो पहली खबर है, इंडिया विल सेट अप अ हाई पावर्ड कमिटी टू एक्सप्लोर डेवलपमेंट ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और एलएलएम्स। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग एक कमिटी बनाएंगे और वो कमिटी क्या करेगी, वो कमिटी ये देखेगी कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं इनका किस तरह से और फर्दर डेवलपमेंट हो सकता है और किस तरीके से ये डेवलपमेंट्स हमारे काम में आ सकते हैं, इंडिया की हेल्प कर सकते हैं डेवलप करने में और ग्रो करने में। अब ये न्यूज एज सच अपने किसी काम की नहीं है कि कि एक कमिटी बनाई गई है, हाई पावर्ड कमिटी है और वो ये सब कुछ देखेंगे, मगर इस कमिटी को किस लिए बनाया गया है, उसमें जो टॉपिक आ रहा है वो अपने काम का है। यानी कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या भला होती है, ये अपने लिए बहुत काम की चीज है। ये मैटर नहीं करता कि एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई गई है और वो लोग ये सब एक्सप्लोर करेंगे, मगर ये मैंने डिस्कस आपसे इसलिए किया ताकि आपको समझ में आए कि करंट अफेयर्स आखिर न्यूज में क्यों है। तो खबर अपने को याद रखनी है, कमिटी बनाई गई है, जो लोग ये देख रहे हैं और वो लोग ये एक्सप्लोर करेंगे कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं, या फिर इनको शॉर्ट में कई बार हम लोग एलएलएम्स भी बोलते हैं, इसको किस तरीके से और फर्दर डेवलप कर इंडिया के एडवांटेज में इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने लिए काम की बात यह है कि ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो जाता है और इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। तो ये क्या चीज होती है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एंड यही चीज हमारे लिए इस पर्टिकुलर न्यूज में से काम की है, रेलेवेंट है। तो देखते हैं, LLMs or large language models are tools that harness artificial intelligence to create applications that can understand and process human language। मतलब large language models या फिर शॉर्ट में LLMs अगर हम बोलें तो ये क्या है, ये ऐसे टूल्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ऐसे एप्लीकेशंस बनाते हैं या फिर ऐसे एप्लीकेशंस बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं जो इंसानों की लैंग्वेज को समझ सकते हैं, इंसानों की लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकते हैं, इंसानों की लैंग्वेज को से कमांड्स वगैरह ले सकते हैं और उसके बाद में फिर कोई भी फंक्शन कर सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी से बात कर सकते हैं, चैट जीपीटी अकॉर्डिंगली फिर आपको जवाब देगा। आप अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आपने चैट जीपीटी का अकाउंट बनाया, उसमें फिर आपने एक्सेस किया, अब आप चैट जीपीटी से बातचीत कर रहे हैं तो वो आपकी लैंग्वेज समझ रहा है, लैंग्वेज समझने के बाद में फिर उसको प्रोसेस कर रहा है एंड अकॉर्डिंगली फिर आप उससे क्या बात कर रहे हो, क्या आप उसको कमांड देना चाहते हो, क्या आप उसको बोल रहे हो, उसको समझकर फिर अकॉर्डिंगली वो आपको एक रिप्लाई कर रहा है। तो बेसिकली चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी एक इस तरह से कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की मदद से बनाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर कर। अब इसी को और ज्यादा एक्सप्लोर कर और फर्दर कहां कहां एप्लीकेशंस हो सकते हैं इसके और क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, इसके ऊपर अब रिसर्च वगैरह हो रही है। और क्योंकि इंडिया भी अब $5 ट्रिलियन एंड फर्दर उससे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर है और हम लोगों ने भी इसको समझ लिया है कि इस युग में अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर आपको टेक्नोलॉजी के साथ में एकदम अपना संतुलन बना के चलना पड़ेगा। जो जो प्रोग्रेस या डेवलपमेंट हो रही है अकॉर्डिंगली आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो हम लोग भी उस चीज को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बट अपने लिए अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखने वाली बात है, एलएलएम क्या है। एलएलएम अपने आप में एक टूल है। वो क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके क्या करता है, वो फिर और एक टूल बनाता है और वो टूल फिर इंसानों की लैंग्वेज समझता है और उसके अकॉर्डिंग फिर कुछ और काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की तारीख में इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है चैट जीपीटी, जो बेसिकली इंसानों की लैंग्वेज को समझ कर प्रोसेस कर हार्नेस कर जो भी फिर उसको कमांड वगैरह दी गई अकॉर्डिंगली उसके काम कर रहा है। बैकग्राउंड में जो चीज चल रही है वो है
लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वगैरह. LLMs are the cornerstone technology underlying several intelligent softwares and make possible applications like ChatGPT. तो वही बात कि इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बिना ये जो इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर आप बनाना चाहते हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जो बातें हो रही हैं, ये कुछ नहीं हो सकता जब तक आप LLM के ऊपर अच्छी कमांड हासिल नहीं करोगे. जब तक आप एलएलएम्स के ऊपर अच्छी कमांड हासिल नहीं करोगे तब तक आप एज सच कुछ नहीं कर सकते. इसके ऊपर कमांड हासिल करना बहुत ज्यादा रेलेवेंट है एंड ये जो है कॉर्नरस्टोन है इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी का. इसकी मदद से ही इस तरीके के इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर और इस तरीके के इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं. तो ये हो गई एलएलएम के बारे में न्यूज. अगर इस पर कोई भी क्वेश्चन आया तो प्रीलिम्स में ही आएगा और उसके लिए अपन लोग अच्छे से प्रिपेयर इसको कर चुके हैं. चलें आगे बढ़ते हैं. तो एलएलएम के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली. नेक्स्ट न्यूज अब हमको देखनी है एमएसपी के बारे में, मगर उसके पहले एलएलएम के ऊपर से क्वेश्चन प्रीलिम्स में कैसे कैसे बन सकते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आएगा कि ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं ये क्या होते हैं, या फिर एलएलएम जो है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है. तो याद रखना है इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए जो क्या कर सकें, इंसानों की लैंग्वेज समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी बात उनको उस लैंग्वेज में कही जा रही है उस चीज को प्रोसेस कर सकें. इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए जो इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसमें ये कॉर्नर स्टोन टेक्नोलॉजी या फिर कॉर्नर स्टोन टूल के तौर पर निकल कर आ रहा है. दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि एलएलएम ये सारा काम करता है बट ये करने के लिए वो किसका इस्तेमाल करता है, तो इसका जवाब हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तीसरा क्वेश्चन चैट जीपीटी जैसे इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो जवाब हो जाएगा एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है और दूसरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की जरूरत पड़ती है. इनकी मदद से हम लोग इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स वगैरह बना सकते हैं. तो प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह बनाए जा सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है. तो ये न्यूज पूरी हो गई है. अब हम लोग सेकंड न्यूज देखते हैं जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर है. अब इसके बारे में बात करते हैं. खबर यह है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इंक्रीज एमएसपी ऑन ऑल रबी क्रॉप्स. यानी कि रबी के सीजन में जितने भी क्रॉप्स होने वाले हैं, मतलब सर्दियों में जितने भी क्रॉप्स को बोया जाता है और फिर अल्टीमेटली अगले सीजन में जब उनको काटा जाता है वो सारे के सारे कहलाते हैं रबी क्रॉप्स. एंड बारिश के वक्त में या बारिश के सीजन में जिनको बोया जाता है और सर्दियों के जस्ट पहले तक काटा जाता है इनको बोला जाता है खरीफ की फसलें या फिर खरीफ की क्रॉप्स. तो खबर क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने रबी के क्रॉप्स के ऊपर, रबी की जितनी भी फसलें हैं इन सारी फसलों के ऊपर एमएसपी या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया है. अब अगला सवाल ये उठता है कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर ये एमएसपी क्या होता है. तो एमएसपी इज द रेट एट विच गवर्नमेंट परचेजेस crops from farmers and is based on a calculation of at least 1.5 times the cost of production incurred by the farmers. मतलब वो मिनिमम रेट जिसके ऊपर सरकार किसानों से उनकी फसलें खरीदती है उसको एमएसपी बोला जाता है. एंड इसको कैलकुलेट करते वक्त में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसान का जितना भी पैसा इस फसल को उगाने में लगा हो उसका कम से कम 1.5 गुना उसे प्रॉफिट मिलना चाहिए. यानी कि सपोज कर लेते हैं कि एक किसान है, उसने एक फसल लगाई और उसका कुल खर्चा आ गया 100 रुपया, तो उसको कम से कम 100 रुपए का 1.5 गुना या फिर 1.5% जो है इतने पे आपको मिनिमम उसकी फसल खरीदना पड़ेगी. इसका मतलब ये हो गया कि ये फसल आपको मिनिमम 150 रुपए पे खरीदना पड़ेगी. 150 रुपए से कम पर उसकी फसल नहीं बिक सकती. याद रखिएगा, अगर एक किसान ने 100 रुपए टोटल खर्चा कर दिया अपनी पूरी फसल को लगाने में, बुआई करने में, फर्टिलाइजर सब मिला मिलू के उसकी टोटल फसल लगाने से लेके काटने तक में अगर 100 रुपए का खर्चा आ गया तो एमएसपी क्या है, एमएसपी उसका कम से कम 1.5 गुना होगा. उससे ज्यादा भी हो सकता है बट मिनिमम इतना इतना जो है वो रहता ही है. तो 100 रुपए की फसल पे 1.5 गुना या फिर 1.5 टाइम्स ऑफ एमएसपी का मतलब ये फसल मिनिमम 150 रुपए में खरीदी जा सकती है. उससे ज्यादा में बिके बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, बट कम से कम 150 रुपए में बिकेगी. उससे कम में कोई भारत में इसको नहीं खरीदेगा, सरकार इसको नहीं खरीदेगी. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है. एमएसपी क्या होती है, एमएसपी का मतलब है वो रेट जिसपे सरकार किसानों से उनके क्रॉप्स की खरीद करती है. इसका कैलकुलेशन कुछ भी आप लगा लो, मगर इस तरीके से किया जाता है कि किसान को कम से कम जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है उसका 1.5 गुना या फिर 1.5 टाइम्स उसको मिलना चाहिए. तो इस तरीके से कह सकते हैं कि एमएसपी इज अ मिनिमम प्राइस फॉर एनी क्रॉप दैट द गवर्नमेंट कंसिडर्स एज रेम्यूनरेटिव फॉर फार्मर्स एंड हेंस डिजर्विंग ऑफ सपोर्ट. तो वो कीमत जो सरकार मानती है कि कम से कम किसान को इतना मिलना चाहिए जिससे कि उसको प्रॉफिट हो फसल वगैरह करने का, ताकि वो अपना घर भी चला सके, जो भी उसकी जिम्मेदारियां वो भी निभा सके, प्लस वो अपने आने वाली फसल की जो उसको लगानी है उसके लिए भी उसको पैसा वगैरह मिल जाए और खेती एक लाभ का धंधा बना रहे, एक प्रॉफिटेबल वेंचर बना रहे. ये ना हो कि किसान की खेती करने में जो है दुर्दशा हो जाए और वो फिर आपका, जैसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किसान डेप्ट के ट्रैप्स में फंस जाते थे और साहूकार उनका एक्सप्लॉइटेशन करते थे, तो उस तरीके की चीजें ना होनी चाहिए किसानों के साथ में. खेती
एक लाभ का धंधा बना रहे और किसान मोटिवेटेड रहे खेती करने के लिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो कम से कम मिनिमम से मिनिमम जो प्राइस दी जाती है किसान को, उसकी खरीद वगैरह, उसकी जो भी फसल वगैरह खरीदी जाती है उसके लिए, इसको बोला जाता है एमएसपी। इसको अपने को ध्यान में रखना है। अब यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि एमएसपी जो है क्रॉप्स के ऊपर वो कौन देता है, तो या फिर कौन सी कमिटी देती है, कौन डिसाइड करता है, कौन अप्रूव करता है? इसका जवाब क्या हो गया? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो डिसाइड करता है एमएसपी आपको कितना मिलेगा। एक तो ये याद रखिएगा। दूसरा ये कि मिनिमम से मिनिमम एमएसपी किसी भी कितनी हो सकती है, तो जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा है किसी भी फार्मर का, उसका 1.5 गुना मिनिमम से मिनिमम एमएसपी होती है। 100-150 वाला एग्जांपल याद रखिए कि अगर 100 रुपए आपने पूरी फसल लगाने से लेके काटने तक में अगर आपने लगा दिए हैं 100 रुपए, तो कम से कम 150 रुपए आपको मिलेंगे। इससे कम पर आपकी फसल नहीं खरीदी जाएगी। और या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि उतनी कीमत जो सरकार मानती है कि किसान को मिलनी ही मिलनी चाहिए, ताकि उसके लिए खेती लाभ का धंधा बना रहे और उसके लिए जो पूरा का पूरा ये जो एक्सरसाइज थी ये फसल लगाने की और अनाज उगाने की, ये प्रॉफिटेबल बना रहे, इतना पैसा जो है इसको एमएसपी माना जाता है। अब एमएसपी के अंडर में कितने क्रॉप्स आते हैं या कौन कौन से क्रॉप्स आने चाहिए, कौन डिसाइड करता है और किसको फिर कितना एमएसपी देना है, कैलकुलेशंस वगैरह कौन क्या लगाता है, थोड़ा उस पर बात करते हैं। क्रॉप्स अंडर एमएसपी, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंड्स एमएसपी फॉर 22 मैंडेटेड क्रॉप्स एंड फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइसेस फॉर शुगर केन। मतलब एक कमीशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। ये कमीशन है जो किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये लोग बैठकर कैलकुलेशंस लगाते हैं मार्केट में कितने पे क्या कितने दाम पर कौन सी चीज बिक रही है जिसका एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होना है, और उसके बेसिस पे फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि भैया आपको जो है कोई चीज अगर खरीदनी है तो उसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, या कितना जो है अपना कितनी कीमत हमको रखनी चाहिए कि जो भी दाम वगैरह है जिसपे किसानों ने खरीदा होगा, उस सब के बेसिस पे एक एवरेज लगाया जाता है कि कितना एक नॉर्मल किसान को पर एकड़ खर्चा पड़ा होगा किसी फसल को करने का, एंड अकॉर्डिंगली फिर उसको उसका 1.5 गुना कैलकुलेट कर कराकर ये लोग डिसाइड करते हैं कि कितना एमएसपी किस क्रॉप के लिए रखना है। तो कॉस्ट ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये डिसाइड करते हैं 22 क्रॉप्स हैं जो उनके लिए आपका एमएसपी डिसाइड करते हैं ये, एंड साथ ही साथ गन्ने की जो खेती होती है, शुगर केन की जो फार्मिंग होती है, उसके लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस डिसाइड किए जाते हैं। याद रखिएगा गन्नों के लिए एमएसपी नहीं मिलता, गन्ने की जो खेती होती है उसके लिए एमएसपी नहीं दिया जाता, उसके लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस दिए जाते हैं। दोनों की दोनों प्राइसेस कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करते हैं आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन, एंड ये आपका हर सीजन टू सीजन ये लोग रिकमेंड करते हैं आपको, अकॉर्डिंगली फिर गन्नों के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस में खरीदे जाते हैं गन्ने, एंड बाकी 22 क्रॉप्स हैं उनके लिए फिर ये एमएसपी डिसाइड करते हैं उसके बेसिस पे, या फिर ये रिकमेंड करते हैं उस एमएसपी पे फिर सरकार खरीद करती है। अब इसमें से जो ये 22 क्रॉप्स हैं, इसमें से 14 क्रॉप्स जो हैं वो खरीफ के सीजन में लगाए जाते हैं, 6 क्रॉप्स आपके रबी के सीजन में लगाए जाते हैं, और 2 दूसरे आपके कमर्शियल क्रॉप्स हैं। कुल मिलाकर इतने क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी दी जाती है। एक बार सवाल ये भी आ गया था कि आपको कुछ क्रॉप्स के नाम बताए गए थे और उसमें से फिर आपको ये बताना था कि इनमें से किस पे एमएसपी मिलती है और किस पे नहीं मिलती। एक बार ये आ गया था कि रबी के क्रॉप्स इसमें से कौन से हैं जिसके ऊपर एमएसपी दी जाती है, और खरीफ के कौन से हैं जिसके ऊपर एमएसपी दी जाती है। कमर्शियल क्रॉप्स कौन कौन से हैं जिसके ऊपर एमएसपी दी जा सकती है। तो ये एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं रबी के, खरीफ के और कमर्शियल जिनके ऊपर एमएसपी दी जाती है। नहीं बनता तो फिर मैं उसका भी जवाब दूंगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एज अ सीरियस एस्पिरेंट आप इसका जवाब मुझे देंगे। इसके अलावा MSP of Toria and D-Husk coconuts are fixed on the basis of MSPs of rapeseed slash mustard and copra। तो ये जो 22 क्रॉप्स हैं इसके अलावा 2-3 क्रॉप्स और हैं, जैसे कि आपका डी हस्क कोकोनट हो गया। डी हस्क कोकोनट का मतलब एक ऐसा कोकोनट जिसको सुखा लिया गया, उसके सारे बाल वाल जो ऊपर के हैं वो निकाल दिए गए, तोड़ा नहीं गया, उसको फोड़ा नहीं गया, उसको सुखाया नहीं गया, वो अभी भी बंद है। जो आपका नारियल आता है 10-15 रुपए में मिलता है, ये कहलाते हैं आपके डी हस्क कोकोनट्स। एंड इसी तरीके का तोरिया करके क्रॉप होता है, इनका एमएसपी डिसाइड किया जाता है उस टाइम पीरियड में जो आपकी राई है और जो सूखा हुआ नारियल बिक रहा है जिसको कोपरा बोला जाता है, उसके एमएसपी के बेसिस पर या उसके कॉस्ट के बेसिस पर इनका जो ये 2 क्रॉप्स हैं इनका एमएसपी डिसाइड किया जाता है, तोरिया और डी हस्क कोकोनट्स। बाकी 22 क्रॉप्स की आपकी एमएसपी दी जाती हैं, एंड शुगर केन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसिंग दी जाती है।
तो यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ये बन सकते हैं कि आपका एमएसपी कौन रिकमेंड करता है, डिसाइड कौन करता है, या ये एमएसपी अप्रूव कौन करता है, तो उसका जवाब हो गया कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। बट किस सीजन में किस क्रॉप के लिए कितना एमएसपी देना है, ये रिकमेंडेशन किसके द्वारा आता है, इसका जवाब है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। कितनों के लिए करता है, 22 क्रॉप्स के लिए रिकमेंड करता है, और शुगर केन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। एंड इसके अलावा फिर जो दो आपके और बताए, तोरिया और डी हास कोकोनट्स, इनके लिए एमएसपी कैसे डिसाइड किया जाता है, रेप सीड या मस्टर्ड और कोबरा के प्राइसेस के बेसिस पर इनका एमएसपी डिसाइड किया जाता है। तो इतने कुछ क्वेश्चंस यहां से एमएसपी के ऊपर भी बन सकते हैं, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। नेक्स्ट न्यूज में अब हमको बातचीत करनी है ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्पेसिफिक ट्राइबल ग्रुप्स के लोगों के बारे में, जो कुछ वक्त से न्यूज में बने हुए हैं। एंड क्योंकि हिंदू ने इनके ऊपर एक डिटेल आर्टिकल लिखा है, तो इसमें से भी चांसेस हैं कि शायद प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर यूपीएससी के अलावा दूसरे एग्जामिनेशंस में भी ये पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं। एबोरिजिनल एंड टॉर्स स्ट्रेट आइसलैंडर पीपल, यानी कि दो ग्रुप ऑफ पीपल्स के बारे में हमको बातचीत करनी है, जिसमें से एक का नाम है एबोरिजिनल एंड दूसरे ग्रुप का नाम है टॉर्स स्ट्रेट आइसलैंडर पीपल। ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन का 3 से 8% के बीच में है। ऑस्ट्रेलिया के लगभग 3 से 8% के आसपास की पॉपुलेशन या तो एबोरिजिनल है या फिर टॉर्स स्ट्रेट आइसलैंडर की कैटेगरी में आती है। अब ये न्यूज में इसलिए थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक रेफरेंडम हुआ है। रेफरेंडम का मतलब जितने देश में जितने भी आपके एलिजिबल वोटर्स हैं, सबने एक पर्टिकुलर प्रश्न के ऊपर अपने वोट डाले हैं। एक पर्टिकुलर प्रश्न उसके उनके सामने रखा गया होगा और पूछा गया होगा कि इस पे आपकी क्या राय है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हाँ या ना। इस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर सवाल को लेकर अगर सारी की सारी आपकी जो जनता है अगर वो वोटिंग करती है और उसके बाद उसकी वोटिंग के ऊपर कोई के बेसिस पे फैसला लिया जाता है, तो उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जनमत संग्रह और इंग्लिश में बोला जाता है रेफरेंडम। तो रेफरेंडम यहाँ पे करवाया गया था और रेफरेंडम का सवाल ये था कि ये जो लोग हैं, अब ओरिजिनल कैटेगरी के लोग हो गए या फिर जो टॉर्स स्ट्रेट आइसलैंडर की कैटेगरी के लोग हो गए, इनको फर्स्ट पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया माना जाए या ना माना जाए ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो समझिएगा इस बात को। न्यूज में क्यों है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम में सवाल यह था कि इन लोगों को ऑस्ट्रेलिया के संविधान में फर्स्ट पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के तौर पर शामिल किया जाए या ना किया जाए। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देता हूं। ऑस्ट्रेलिया के साथ में अपना जो मेन लेना देना है वो है क्रिकेट। क्रिकेट के थ्रू अपन लोग ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं। बाकी और भी तरीके के संबंध हैं, लोग वहां पे पढ़ने भी जाते हैं, काफी सारी चीजें हैं। लगभग 2 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। एंड मगर यहाँ और जनरली प्राइमरीली जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं श्वेत लोग, या जिनको हम लोग हिंदी में कई बार गोरे बोलते हैं। गोरे जो हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं। बट ये जो व्हाइट पीपल हैं, ये जो श्वेत लोग हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नहीं है। ये नेचुरली या फिर ओरिजिनली ऑस्ट्रेलिया में नहीं होते थे। होता यह था कि यूरोप में एक टाइम पीरियड ऐसा था जब यूरोपियंस के कंट्रोल में ऑस्ट्रेलिया पूरा आ गया था। उन्होंने इसके ऊपर यूरोप आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। प्राइमरीली यहां पर जो लोग रहा करते थे वो ट्राइबल्स थे या फिर वो आदिवासी जनजातीय समूह हुआ करते थे। अब यूरोपियंस जब यहां पर आए तो वो अपने साथ में काफी सारी बीमारियां भी लेकर आए, जिन बीमारियों के अगेंस्ट में इन ट्राइबल्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं था। तो उसके चलते काफी महामारियां फैली और बहुत बड़े लेवल पर इन ट्राइबल्स की जनसंख्या समाप्त हो गई। प्लस बड़े लेवल पर इनका प्रोसिक्यूशन भी गोरों के द्वारा या यूरोपियंस के द्वारा किया गया था, उसके चलते भी इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी कम हो गई। तो वक्त के साथ में धीरे धीरे व्हाइट जो थे यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन बन गए, या फिर एक एक आप कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट ग्रुप बन गए। बट ओरिजिनली व्हाइट्स या गोरे या फिर जो श्वेत थे वो यूरोपियंस थे जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसे थे। ऑस्ट्रेलिया के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे वो इसी तरीके के दिखते थे। ये जो हमारे आदिवासी होते हैं लगभग लगभग उसी तरीके के ये लोग भी दिखा करते थे। तो अब क्योंकि इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी कम हो गई है तो उनको फिर कुछ राइट्स भी दिए गए, काफी सारी चीजें हैं। बट फिर भी इनको फर्स्ट पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के तौर पर रिकॉग्नाइज करना चाहिए या ना करना चाहिए, इस बात को लेकर जनमत संग्रह या रेफरेंडम कराया गया था। हालांकि यह प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। ऑस्ट्रेलिया की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ने इसके विरोध में, इस फैसले, इस सवाल के विरोध में वोट किया। यह रेफरेंडम आपका रिजेक्ट हो गया। बट क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हिंदू ने इसके बारे में डिटेल में खबर छापी थी और दो तीन बार इसको कवर किया था, तो करंट अफेयर्स का एक अच्छा टॉपिक है। और एक सीधा सीधा सवाल बनता है कि अबोरिजिनल और टॉर्स आइसलैंडर के पीपल, टॉर्स आइसलैंडर पीपल के नाम से ये जो लोग अभी न्यूज में है हाल फिलहाल से, ये किस जगह से बिलोंग करते हैं, किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं? जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। तो एक ये क्वेश्चन अपने को यहां से ध्यान में रखना है। अब यहीं से एक और चीज निकल कर आती है, ऑस्ट्रेलिया में वोटिंग। ऑस्ट्रेलिया की वोटिंग को लेकर भी डिटेल में एक आर्टिकल छपा था, तो उससे भी मैंने कुछ कंटेंट उठाया है, ये अपने कुछ काम आ सकता है।
प्रीलिम्स में संभावना थोड़ी कम है कि इसमें से क्वेश्चन बने, बट मेंस में आंसर राइटिंग में कॉन्स्टिट्यूशन की कंपैरिजन जो करना पड़ती है, जीएस2 में कई बार उस तरीके के सवाल आ जाते हैं, वहां पर इसको एक एग्जांपल के तौर पर कोट किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में वोटिंग कंपलसरी है, यानी कि अगर आपकी जो वोटिंग एज है वहां पे भी 18 साल है, तो 18 साल या 18 साल से ऊपर के जितने भी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं उन सबको वोट करना जरूरी है, कंपलसरी है। चाहे आपका इलेक्शन हो चाहे रेफरेंडम हो, आपको वोटिंग करने आना ही पड़ेगा। भारत में हर वो व्यक्ति जो 18 साल या 18 साल से ऊपर का है और भारत का नागरिक है, उसको वोटिंग करने का अधिकार है। बट अगर वो चाहे तो वोट डालने जाए, चाहे तो वोट डालने ना जाए, उसकी मर्जी है। अब ये नहीं होगा कि कोई डंडा लेकर पीछे से आ जाएगा कि भैया तुम वोट करने नहीं गए हो, तुम्हें सजा दे देंगे, ऐसा नहीं होता। या फिर कोई आपकी कनपट्टी पे गन नहीं रखेगा कि तुम्हें वोट करना ही करना है जाके, ऐसा भी नहीं होता। तो पॉइंट ये है कि आपके पास में वोट करने का अधिकार है इंडिया में। अब वोट डालने जाना है या नहीं जाना है वो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। मगर ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके की कहानी नहीं है। आपको 18 साल या 18 साल से ऊपर के हो, नागरिक हो, तो वोटिंग का अधिकार है, मगर वोटिंग कंपलसरी है, करने आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो चाहे रेफरेंडम हो चाहे इलेक्शन हो, आपको वोट डालने जाना पड़ेगा, कंपलसरी है। नहीं करोगे तो फिर उसकी सजा होती है, उसके खिलाफ फिर आपके ऊपर कुछ सरकारी कार्रवाइयां होती हैं। तो इसके चलते ऑस्ट्रेलिया एक उन देशों में से है जहां पर वोटिंग जब भी होती है तो हाईएस्ट वोटर टर्नआउट निकल कर आता है, यानी कि मैक्सिमम लोग वोटिंग करने के लिए यहां पर आते हैं। तो जैसे अपने यहां होता है कि 70% वोटिंग हो गई, 60% वोटिंग हो गई, मतलब 30% या 40% लोग वोट डालने आए ही नहीं। उस तरीके की कहानी यहाँ पे नहीं होती। यहाँ 90-90, 95-95% वोटिंग होती है। मैक्सिमम वोटर्स जो हैं यहाँ पे आके वोट करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि आपने वोटिंग करने जाना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो उसके चलते ऑस्ट्रेलिया हैज द वन ऑफ द हाईएस्ट आपका हाईएस्ट रेट ऑफ वोटर टर्नआउट या हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोटर टर्नआउट अराउंड द वर्ल्ड। The country has written constitution and successful referendum vote is required to change the constitution in any way. इसके अलावा इनका संविधान एक लिखित संविधान है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस तरीके से अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास में है। भारत की संसद कॉन्स्टिट्यूशन के में अमेंडमेंट कर सकती है आर्टिकल 368 की मदद से। मगर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको संविधान में बदलाव करना है तो उसके लिए फिर रेफरेंडम कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर अगर आप चाहते हो कि संविधान में किसी तरीके का चेंजेस हो तो उसके लिए फिर रेफरेंडम कराया जाता है। रेफरेंडम में अगर आपके जो मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स हैं अगर वो उस पर्टिकुलर प्रोपोजल के फेवर में वोट करते हैं कि भाई सही बात है, इसके लिए रेफरेंडम, इसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना चाहिए, तब तो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। बट अगर रेफरेंडम में लोगों ने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया तो फिर आप अमेंडमेंट नहीं कर पाओगे। जैसे यहां पर ये जो सवाल था कि ये जो आपके लोग हैं, ये एबोरिजिनल हो गए या टॉर्स स्ट्रेट आइलैंडर पीपल हो गए, इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ या फिर फर्स्ट पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के तौर पर, फर्स्ट पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में इनको लिया जाए या ना लिया जाए। अब उसके लिए रेफरेंडम कराया गया। अगर लोग मेजोरिटी इसके फेवर में वोट कर देती रेफरेंडम में, तब तो फिर इनको आपका कानून पास करके इनको करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्योंकि रिजेक्ट हो गया तो फिर ये नहीं हो सकता। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे रेफरेंडम के तहत में डिसाइड किए जाते हैं। भारत में इस तरीके का कोई नाटक नहीं होता। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो आर्टिकल 368 के तहत में सरकार जो संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, वो ये सारे काम कर सकती है। यहाँ पर मगर इस तरीके की व्यवस्था लागू की गई है। और प्लस भारत में प्रैक्टिकल भी नहीं है, रेफरेंडम कराने गए तो फिर हमारी हालत खराब हो जाएगी। 140 करोड़ का देश है, 70 80 या 90 करोड़ लोगों के पास में शायद वोटिंग राइट्स हैं, 80 करोड़ के आसपास तक में लोगों के पास में वोटिंग राइट्स हैं। अब हर एक आपके अमेंडमेंट के लिए अगर रेफरेंडम होने लगे फिर तो हमारा देश चल ही नहीं पाएगा। तो खैर हमारे यहाँ प्रैक्टिकल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में इसलिए चल जाता है क्योंकि पॉपुलेशन कम है। सो ये वोटिंग इन ऑस्ट्रेलिया का जो ये पैटर्न है ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अगर कहीं कंपैरेटिव क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में, जीएस2 के पेपर में, तो आप यहाँ से कोट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 20 अक्टूबर 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दूसरे फ्रेंड्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज, स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशंस या दूसरे एग्जामिनेशंस की, जिनमें जनरल स्टडीज या करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं, उनसे भी बोलें इसे सब्सक्राइब करने के लिए। एंड जितना हो सके उतना इस पर्टिकुलर वेंचर का बेनिफिट उठाएं। इससे अपनी प्रिपरेशन को जितना हो सके उतना बेहतरीन, आला से आला बनाएं एंड सिलेक्शन हासिल करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। ऑनर, रिस्पेक्ट एंड सक्सेस सिक्योर करें। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। जय हिंद।